नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कोरोना महामारी के बाद आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए मददगार साबित हो सकती है भारत लग्जमबर्ग साझेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के साथ शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। दोनों देशों के बीच वाणिज्य और वित्तीय क्षेत्र में 3 MOU पर हुए हस्ताक्षर। सूचना युग में कई देशों से आगे जाने को तैयार है भारत। बेंगलुरु टेक समिट के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, सरकार ने टेक्नोलॉजी को अपनी हर योजना का मुख्य हिस्सा बनाया। डिजिटल इंडिया बना जीवन जीने का तरीका। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। मिशन पानी कार्यक्रम में कहा, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हर नागरिक को बनना होगा जल योद्धा। पानी की बढ़ती मांग के साथ प्रबंधन पर जोर। बिहार से राज्यसभा की एक सीट पर 14 दिसंबर को होगा उपचुनाव। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से रिक्त हुई सीट। 26 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना। देश में 5% से कम हुए कोरोना के सक्रिय मामले। मरीजों के लगातार स्वस्थ होने से रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 93.58%। दिल्ली में मास्क ना लगाने पर अब लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को अमेरिका और यूरोप में मध्य दिसंबर तक मिल सकती है मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत लग्जमबर्ग सहयोग को मजबूत करने समेत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लग्जमबर्ग में कोरोना वायरस से मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया कोविड महामारी की वजह से आर्थिक और स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे में भारत लग्जमबर्ग साझेदारी दोनों देशों के साथ साथ दोनों क्षेत्रों के सुधार के लिए उपयोगी हो सकती है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम जैसे साझा आदर्श हमारे संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं। भारत और लग्जमबर्ग के बीच आर्थिक आदान प्रदान बढ़ाने का बहुत पोटेंशियल है। स्टील, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल डोमेन जैसे क्षेत्रों में हमारे बीच अभी भी अच्छा सहयोग है, किंतु इसे और आगे ले जाने की अपार संभावना है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि पर भी प्रसन्नता जताई कि कुछ दिन पहले ही इसरो ने लग्जमबर्ग के 4 उपग्रह लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दोनों देश पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईसा में लग्जमबर्ग के शामिल होने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं और आपको कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष अप्रैल में हिज रॉयल हाइनेस द ग्रांड ड्यूक की भारत यात्रा कोविड-19 के कारण स्थगित करनी पड़ी। हम शीघ्र उनका भारत में स्वागत करने की कामना करते हैं। कोविड-19 महामारी से वहीं लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल ने भारत के सहयोग के लिए आभार जताया।
उन्होंने कहा कि जब हम साथ काम करते हैं तो हम मजबूत होते हैं। We know how difficult it is for all of us, but through the business, through dedication, through the exchange, we are able also to deepen the roots through our bilateral level. And I just want to tell you also that we have good cooperation on bilateral level, but also on multilateral level. You know that my country, as your country, we know that we are stronger when we work together. And so you can count also on us, and we supported and welcomed India elections to the UN Security Council for the term 21-22, which is also, I think, a very important success. भारत और लग्जमबर्ग के बीच वित्त और वाणिज्यिक क्षेत्र से जुड़ी 3 सहमति पत्रों पर करार भी हुए। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद समेत विभिन्न वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा भी हुई। The meeting focused on constructive engagement on our bilateral relationship, and especially giving the strengths of the Luxembourg economy and our needs. It focused on the financial sector, it focused on fintech, on green financing, and on space applications. They also discussed people-to-people ties. There was also a great deal of discussion on deepening business ties between the two countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सूचना के इस युग में पहला कदम मायने नहीं रखता, बल्कि मायने रखता है सबसे अच्छा कदम। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वो समय आ गया है जब पूरे विश्व के लिए तकनीकी समाधान का विकास भारत करे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और स्विट्जरलैंड के उपराष्ट्रपति गाई पारमेलिन इस समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सूचना के युग में दूसरे देशों से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब समय आ गया है कि भारत में डिजाइन किए गए टेक समाधानों के बारे में दुनिया को जानकारी दी जाए। वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु टेक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के नीतिगत निर्णय हमेशा टेक और नवाचार उद्योग को उदार बनाने पर लक्षित होते हैं। इन द इंफॉर्मेशन एरा, द रॉ मटेरियल व्हिच इज इंफॉर्मेशन is everywhere in front of us and everyone has access to it. India as a country is uniquely positioned to leap ahead in the information era. We have the best minds as well as the biggest market. Our local tech solutions have the potential to go global. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल पहले शुरू किया गया डिजिटल इंडिया मिशन अब जीवन जीने का एक तरीका बन गया है, खास तौर से गरीबों, अधिकारहीन लोगों और सरकार में काम कर रहे लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने डिजिटल और टेक समाधानों के लिए सफलतापूर्वक एक बड़ा बाजार तैयार कर लिया है और टेक्नोलॉजी को अपनी हर योजना का मुख्य हिस्सा बनाया है। Through technology, we have enhanced human dignity. Millions of farmers receive monetary support in one click. At the peak of the COVID-19 lockdown, it was technology that ensured that India's poor received proper and quick assistance. यूपीआई प्लेटफॉर्म की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने इस प्लेटफॉर्म के जरिए 2 अरब रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ। ऐसा ही मंच राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद समाप्त करने और लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में स्वामित्व एक ऐसी पहल है जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि रक्षा क्षेत्र के विकास की गति में टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है। Earlier, wars were determined by who had better horses and elephants. Then came the era of firepower. Now, technology is playing a very important role in global conflicts. From software to drones to UAVs, technology is redefining the defense sector.
3 दिनों के बेंगलुरु टेक सम्मेलन के दौरान 75 परिचर्चाएं आयोजित होंगी। इनमें 4000 प्रतिनिधि, 270 वक्ता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में 25 देशों के विचारक, उद्योगपति, टेक्नोक्रेट, शोधकर्ता, निवेशक, नीति निर्माता और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रविंद्र शेवरान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। मिशन पानी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल संरक्षण के लिए सबको आगे आना होगा। उन्होंने जल संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। जल संरक्षण को लेकर एक निजी टेलीविजन चैनल की तरफ से आयोजित कार्यक्रम मिशन पानी को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जल संरक्षण के लिए सबको आगे आने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि पानी एक सीमित संसाधन है और नीति आयोग के मुताबिक 2030 तक भारत में पीने के पानी की कमी पड़ जाएगी। ये स्थिति चिंताजनक है, इसीलिए अब चलता है वाले रवैये से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। भारत में भी पानी की स्थिति चिंताजनक है और जो पानी उपलब्ध है उसका सही उपयोग करना, अभी मंत्री जी ने बताया, भविष्य में अब चलता है वाले रवैये का से काम नहीं चलेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हर नागरिक को जल योद्धा बनाना होगा और पानी की हर एक बूंद को बचाना होगा। It's going to be an alarming situation. This kind of situation should not be allowed to continue. We'll be jeoparding our own future and that of our future generation unless every citizen becomes a water warrior in saving every drop of water. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें रेन हार्वेस्टिंग पर जोर देना होगा और ये ध्यान रखना होगा कि पानी की बर्बादी ना हो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, बल्कि जनता की भी इसमें उतनी ही भागीदारी होगी। Contaminate groundwater. Let us pledge to give up showers for bucket baths. Let us pledge to protect every pond, every river, every spring, and every brook from plastic bags, detergents, human waste, garbage, and industrial effluents. These are all the important pledges every one of us has to take. This cannot be done by the government alone. We have an attitude, सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. Each one of us should take up this responsibility to take a pledge, a pious pledge. We have examples where the collective efforts of the community averted disasters. इससे पहले कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारे देश में पानी की कमी नहीं है और हमें सिर्फ उचित जल प्रबंधन की जरूरत है। हमारा देश पानी की कमी वाला देश नहीं है। हमें ठीक से प्रबंधन करने की आवश्यकता है, ठीक से मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति ने आज भी हमें 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी दिया है। दुनिया के कई देशों में जल की भारी कमी है, जिसकी वजह से आम लोगों को पीने और खाना बनाने के साथ ही रोजमर्रा के काम को पूरा करने के लिए जरूरी पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की प्राक्कलन समिति ने आज सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों से एमपी-लैड फंड योजना के तहत धन आवंटन और उपयोग पर सुनवाई की। समिति ने भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की वृद्धि और देश में विभिन्न हिस्सों में हवाई अड्डों के विकास को पूरा करने के लिए मानव संसाधन और भौतिक अवसंरचना की आवश्यकता पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुने। प्राक्कलन समिति व्यय और धन के उपयोग के संदर्भ में सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की छानबीन करती है। ये प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का भी सुझाव देती है। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2020-21 के दौरान विस्तृत जांच और रिपोर्ट के लिए विभिन्न विषयों का चयन किया है। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने जिन विषयों की जांच करेगी उनमें नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण, नदियों के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़ी परियोजना के साथ ही राज्यों के प्रदर्शन की पड़ताल भी करेगी। जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और भूटान के साथ बाढ़ प्रबंधन को लेकर संधि पर विचार करेगी।
इसके साथ ही भूजल संसाधन और दिल्ली में ऊपरी यमुना नदी की सफाई की जांच की समीक्षा और दिल्ली में नदी तल प्रबंधन भी शामिल है। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति उत्तर पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा करेगी। कावेरी नदी और दक्षिण भारत की अन्य प्रमुख नदियों के संरक्षण और प्रदूषण के उन्मूलन की पड़ताल करेगी। वैपकॉस लिमिटेड की भूमिका और काम की समीक्षा भी समिति के जांच में शामिल की गई है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संयुक्त समिति ने आज अहम बैठक की। बैठक के एजेंडे में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर साबिल और पेपल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य जुटाना था। पिछले साल लोकसभा में गठित जेपीसी में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल थे। इस समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी कर रही हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का उद्देश्य राज्य और निजी संस्थाओं, व्यक्तियों के डेटा के प्रसंस्करण या उपयोग को विनियमित करना है। लाभ के पद से जुड़ी संसद की संयुक्त समिति की आज अहम बैठक हुई। इस पैनल की अध्यक्षता लोकसभा सांसद सत्यपाल सिंह कर रहे हैं। इसके एजेंडे में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा और राकेश कुमार सिन्हा के अनुरोधों के संबंध में कानून और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार लेना था। सांसदों ने संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने या नामित होने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, शिक्षक के वेतन भत्ते के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। पैनल ने राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के राज्यसभा के सदस्य के चुनाव पर ज्ञापन पर भी विचार किया। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव 14 दिसंबर को होगा। बिहार से ऊपरी सदन के सदस्य के तौर पर रामविलास पासवान का कार्यकाल अप्रैल 2024 तक का था। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 26 नवंबर को जारी होगी और मतदान 14 दिसंबर को होगा। निर्धारित प्रावधानों के मुताबिक मतगणना 14 दिसंबर की शाम होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर किताबों का विमोचन किया। दोनों ही पुस्तकें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के तीसरे वर्ष में दिए गए भाषणों का संकलन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषणों का ये संकलन उनके कृतित्व, व्यक्तित्व और जीवन मूल्यों का शब्द चित्र प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधनों में वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्श का उल्लेख मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि इन भाषणों में संवेदनशील और आदर्शवादी जनसेवक, एक न्यायप्रिय व्यक्ति और नैतिकता पर आधारित जीवन जीने वाले व्यक्ति की प्राथमिकताएं दिखाई देती हैं। समय समय पर राज्यसभा में भाषण देते हुए भी उन्होंने अंत्योदय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। समाज के शोषित, दलित, पिछड़े ऐसे जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके बारे में भी समय समय पर उन्होंने चर्चा की है। Thank you very much, sir, for the welcome address. Let's proceed with the program. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रकाशन विभाग के प्रयासों की सराहना की और पुस्तकों का ई वर्जन जारी किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अनेक प्रसंगों पर उद्बोधक विचार प्रकट करने वाले भाषण देते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जीवन भारत के महान लोकतंत्र में हमारी आस्था को मजबूत करता है। Thank you very much, sir, for the welcome address. Let's proceed with the program. May I now request of the book, sir. पार्लियामेंट को संबोधन किया जो भाषण है जिसमें सरकार की दिशा स्पष्ट होती है, या अन्य भाषण अनेक विश्वविद्यालयों में वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाते हैं, कन्वोकेशन में जाते हैं। सेना के सुप्रीम कमांडर है तो सेना के सामने भी उनके भाषण होते हैं, तो उसमें सारगर्भित विचार है, उसमें एक देश का आत्मविश्वास झलकता है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रकाशन विभाग राष्ट्रपति के ऐसे भाषणों को हर साल अलग अलग विषयों के रूप में पेश करता है।
कार्यक्रम के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इन पुस्तकों की प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट भी की। गुजरात विधानसभा के उपचुनाव में निर्वाचित सभी 8 विधायकों ने आज गांधीनगर में विधानसभा में शपथ ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। इसके साथ ही गुजरात विधानसभा में अब बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 111 हो गई है। जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में होने वाले जिला विकास परिषद के चुनाव और पंचायत उपचुनाव के 6ठे चरण के लिए अधिसूचना भी आज जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही 6ठे चरण के लिए नामांकन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए 26 नवंबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 27 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 1 दिसंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 6ठे चरण के लिए 13 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। पंचायत उपचुनाव की मतगणना वोटिंग पूरा होने के तुरंत बाद की जाएगी, जबकि डीडीसी चुनाव के लिए सभी 8 चरण की मतगणना 22 दिसंबर को की जाएगी। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव प्रचार तेज हो गया है। पहले चरण में 43 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन था। वहीं तीसरे चरण के लिए दाखिल हुए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। आज तीसरे चरण के लिए दाखिल हुए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। सभी 8 चरणों के लिए 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच मतदान होगा। इन चुनाव को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 250 कंपनियां तैनात की गई हैं। बात कोविड अपडेट की। देश में कोरोना के सक्रिय मामले अब 5% से भी कम रह गए हैं। वहीं लगातार 43वें दिन कोरोना के नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही है, जिसके चलते कोरोना से रिकवरी रेट लगातार बढ़ते हुए 93.58% हो गया है। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है और ये 5% के नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान केवल 45,576 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 48,493 मरीज ठीक हुए हैं। इससे सक्रिय मामलों की संख्या में 3,000 की कमी आई है। अब देश में सक्रिय मामले 4,43,303 रह गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 585 लोगों की मौत हुई है। देश में मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। अब तक कोरोना से 1,31,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस बीच रिकवरी रेट में लगातार सुधार जारी है और ये 93.58% तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 83,83,000 से ज्यादा रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। 45,000 से ज्यादा नए मामलों के सामने आने के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 89,58,000 से ज्यादा हो गया है। देश में कोरोना की टेस्टिंग क्षमता में विस्तार की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,28,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 12,85,00,000 से ज्यादा कोविड परीक्षण हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों को तैनात किया है। ये टीमें राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेंगी, साथ ही कंटेनमेंट जोन की स्थिति, कोरोना जांच, संक्रमण की रोकथाम और कुशल दैनिक प्रबंधन को मजबूत करने में सहायता भी करेंगी। इस बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सर्वदलीय बैठक की। इसके बाद उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार 1400 से अधिक ICU बेड की व्यवस्था कर रही है। वहीं दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 500 की जगह 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए सेंट्रल पूल के तहत MBBS सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन और नामांकन के दिशा निर्देशों में एक नई श्रेणी का ऐलान किया है। इस श्रेणी को वार्ड्स ऑफ कोविड वॉरियर्स नाम दिया गया है। सेंट्रल पूल के तहत आने वाली सीटों पर इस श्रेणी के जरिए उन उम्मीदवारों को चयनित किया जाएगा जिनके माता पिता की मौत कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान हुई है।
चाहते हैं उसके मन का तो बस हो गया कि एक इट इज ए मैसेज फॉर फार्मा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक को अमेरिका और यूरोप में अगले महीने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। बायोएनटेक के मुख्य कार्यकारी युगुल साहिन ने बताया है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो दिसंबर के मध्य तक अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन से वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। वहीं यूरोपीय औषधि नियामक से दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। फाइजर और बायोएनटेक दोनों कंपनियों ने साथ मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की है, जो संक्रमण से बचाने में 95% असरदार है। इंसानी ट्रायल के दौरान वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट देखने को भी नहीं मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 103वीं जयंती है। इस मौके पर पूरे देश ने इंदिरा गांधी को याद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश के जरिए उन्हें याद किया। उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर उनकी पुण्य स्मृति को सादर नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की जन्म जयंती के मौके पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती पर नमन। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर इंदिरा गांधी मेमोरियल पहुंची और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर राहुल गांधी उनकी समाधि शक्ति स्थल पहुंचे और उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आज उन्हें याद कर रहा है देश। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को नमन किया। उन्होंने ट्वीट किया कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हमारे प्रथम स्वाधीनता संग्राम की प्रखर नायिका, हमारे राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उनके शौर्य को सादर नमन। स्वतंत्र भारत की पीढ़ियां इन स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि आजादी की पहली लड़ाई में अद्भुत पराक्रम का परिचय देने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। उनकी शौर्य गाथा देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। आज विश्व शौचालय दिवस है, यानी ये दिन स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने और लोगों को शौचालयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस पर अपने संदेश में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश को खुले में शौच से मुक्त बनाए रखने का संकल्प लें। सफाई व्यवस्था ठीक न होने से कुपोषण बढ़ता है और बीमारियां फैलती हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वच्छता को जन अभियान बनाएं, इसे सामाजिक संस्कारों में शामिल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शौचालय दिवस पर कहा कि भारत ने सभी के लिए शौचालय की अपनी वचनबद्धता पर दृढ़ता से अमल किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने करोड़ों भारतवासियों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की शानदार उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे हमें विशेषकर नारी शक्ति को सम्मान और स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ भी हुए हैं। जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छता तक सबकी पहुंच के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत विश्व शौचालय दिवस का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर स्वच्छता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आने वाले जिलों और राज्यों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सरपंचों के साथ संवाद करते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन में बदल दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील,
कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।